नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री इतिहास का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और इतिहास के अंदर जब कला और संस्कृति वाला टॉपिक आता है तो दुर्ग से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। दुर्ग जिसका इतिहास में वर्णन भी किया गया है, दुर्ग क्यों महत्वपूर्ण होते थे, दुर्गों के प्रकार क्या हैं, दुर्गों की परिभाषा क्या है और इससे संबंधित विभिन्न तथ्य मतलब कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली बता देते हैं कि दुर्ग होता क्या है। दुर्ग एक ऐसा स्थान जहाँ पर राजा, प्रजा, राजा के लोग, उनका जो भी महत्वपूर्ण सामान है जैसे कि खाने पीने का हो गया, उनका धन दौलत हो गई, जो भी महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसी चीज़ों को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए जो कलाकृति बनाई जाती थी, जो स्थापत्य बनाया जाता था, उसको दुर्ग बोलते थे। दुर्ग राज्य का महत्वपूर्ण अंग होता था, जैसा कि कौटिल्य ने बताया भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको आगे। इसकी परिभाषा देखिए आप। शत्रु से सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले वास्तु का नाम दुर्ग या किला है। इन्हें गढ़ भी कहा जाता है, इन्हें कोट भी कहा जाता है। दुर्ग किससे बने होते हैं? पत्थर आदि की जो चौड़ी दीवारें हैं, पत्थर से हो गया, मिट्टी से हो गया, इन सभी चीज़ों से दुर्गों का निर्माण किया जाता था प्राचीन समय में। तो पत्थर आदि की जो चौड़ी दीवारें हैं, इनसे घिरा हुआ वह स्थान जिसके भीतर राजा, सरदार, सेना सिपाही आदि उनके परिवार वगैरह सब रहते थे, अपना धन, पशुधन, और युद्ध के समय जब आपातकाल होता था तो प्रजा भी दुर्ग के अंदर शिफ्ट हो जाती थी। वैसे एक और थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग दुर्ग और किला दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। दुर्ग वो जगह होती थी, दुर्ग वो स्थान होता था जहाँ राजा निवास करता था, और किला वह स्थान होता था जहाँ एक प्रशासक नियुक्त किया जाता था। जैसे कि एक राज्य है, उसका एक मेन दुर्ग है, उसके अंडर में कोई छोटा एरिया है, वहाँ पे एक किला बना दिया जाता था जहाँ पे प्रशासक नियुक्त कर दिए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी हम कहते हैं, के अनुसार राजा को अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए राज्य की सीमाओं पर दुर्गों का निर्माण करना चाहिए। जो राज्य की सीमा है, जो बाउंड्रीज है, वहां पर दुर्गों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ताकि शत्रु जब एंटर हो तो उसको बाउंड्री पर ही रोक दिया जाए। इसके बाद में कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणी बताई हैं। अगर सवाल ऐसा बन जाता है कि कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई हैं, तो 4 श्रेणियां, और नाम पूछे तो औदुक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धानव या धानवन दुर्ग। इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम। शुक्र नीति के अनुसार राज्य रूपी शरीर में दुर्गों को हाथ की संज्ञा दी गई है। जैसे कि हमारा शरीर है, इसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो सुरक्षा के लिए सबसे पहले हम क्या उठाते हैं? हाथ उठाते हैं। तो उसी प्रकार जो राज्य रूपी शरीर है उसमें दुर्गों को हाथ की संज्ञा दी है। किसके अकॉर्डिंग? शुक्र नीति के अकॉर्डिंग। एक और पॉइंट, अगर हम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, मध्य प्रदेश सेकंड पे है, और राजस्थान जो है वो थर्ड नंबर पे है। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट, जहां से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, दुर्गों के प्रकार क्या क्या टाइप्स हैं वो देख लीजिए। दुर्गों के महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला ले लीजिए ओदुक दुर्ग, या इससे बोलते हैं जल दुर्ग भी। अगर सवाल सीधा बन जाता है जल दुर्ग, या इसको घुमा के पूछ सकते हैं, तो आपको इसको याद रखना है ओदुक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो कि विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जैसे कि कोई एक किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, और इसके चारों तरफ विशाल जल राशि है। मेन थ्योरी क्या होती थी दुर्गों की, कि अगर शत्रु आक्रमण करता है आपके ऊपर, तो आपका मान लीजिए कि आपने एक कॉर्नर में या राज्य के बीचों बीच आपने दुर्ग बना रखा है। अब शत्रु जब आक्रमण करेगा तो वो आपकी शक्ति छीन करने के लिए क्या ट्राई करेगा? वो शत्रु हमेशा ये ट्राई करेगा कि इधर से भी आक्रमण कर दें, इधर से भी कर दें, इधर से भी कर दें, इधर से भी कर दें, ताकि उनको बचने का मौका ना मिले, उनकी शक्ति छीन हो जाए। तो इन दुर्गों का यह उपयोग होता था कि ऐसी जगह पे बनाए जाते थे कि शत्रु को मजबूर कर दिया जाता था कि वह पर्टिकुलर एक रास्ते से ही आक्रमण कर सकता है। तो ऐसे में ओदुक दुर्ग, जल दुर्ग क्या काम आता था कि चारों तरफ जल राशि है। अब चारों तरफ जल राशि है तो आप अपने तोप, आप अपने गोला बारूद, आप अपने घोड़े, आप चारों तरफ से आक्रमण नहीं कर सकते किसी दुर्ग पे। आपको एक सिंगल वे मिलेगा आक्रमण करने के लिए, और जब एक तरफ से आक्रमण होता है तो उसको रोकना थोड़ा आसान हो जाता है। तो दुर्ग दुर्ग समझ में आ गया। जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो कि चारों तरफ से विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो। इसका एग्जांपल देख लीजिए राजस्थान के संदर्भ में घाघरोन का दुर्ग। घाघरोन का दुर्ग चारों तरफ से जल राशि से घिरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आता है गिरी दुर्ग, या इसे बोलते हैं पर्वत दुर्ग। यह किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग होते थे। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। राजस्थान में अब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहने के लिए क्या जरूरी है कि थोड़ा रास्ते को कठिन बना दिया जाए। जैसे अभी तो हम जैसे दुर्ग घूमने जाते हैं तो वहाँ पे सड़कें बन गई हैं, रास्ते ईजी हो गए हैं, पर प्राचीन समय में इतना डेवलपमेंट तो था नहीं, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि उस वक्त दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, पर्यटन की दृष्टि से नहीं। तो किसी ऊंचे पर्वत के ऊपर दुर्ग बना दिया जाता था। इससे क्या हो जाता था, शत्रु सेना को उस पर चढ़ाई करनी थोड़ी टिपिकल हो जाती थी, और हमेशा ऊपर से जो सेना आक्रमण करती थी वो ज़्यादा प्लस पॉइंट में रहती थी। तो ऐसे दुर्ग जो कि किसी ऊंचे पर्वत पर बने होते थे वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर आप जयगढ़ ले लीजिए, तारागढ़ ले लीजिए, जोधपुर का मेहरानगढ़ ले लीजिए, चित्तौड़ का दुर्ग ले लीजिए, ये सब पर्वतों के ऊपर बने हुए दुर्ग हैं। ठीक है, जैसे कोई ऊंचा पर्वत है, पहाड़ी एरिया है, बहुत ऐसे पहाड़ी एरिया है, और उसके ऊपर टॉप के ऊपर आपने दुर्ग बना लिया है, तो यहाँ पर सेना का चढ़ना, आक्रमण करना, वहाँ पे लड़ना या उन रस्तों को खोजना मुश्किल हो जाता था। तो इस तरह के दुर्ग गिरी दुर्ग कहलाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा देख लिए धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग या धानव दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो कि मरुभूमि में बना हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से रेत के टीलों से घिरा हुआ है, तो वो जैसलमेर का दुर्ग एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। जैसलमेर का दुर्ग राजस्थान के अंदर यही एक बेस्ट एग्जाम्पल है धानवन दुर्ग का, क्योंकि ये रेतीले टीलों के अंदर बना हुआ है। एक तो वहां पे मौसम ऐसा होता था गर्मी वाला बहुत ज्यादा, ठीक है, सर्दी है तो बहुत ठंड है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी, और गहरी रेत होने की वजह से चाहे घोड़े हो गए चाहे सैनिक हो गए, तो उनको वहां पे चलने में लड़ने में डिफिकल्टी होती थी। जैसे कोई बाहर से आए हुए हैं तुर्क सैनिक होते थे, या कोई बाहर का राजा जिसको रेत में लड़ने की आदत नहीं है, या जिनके पास में ऊंट नहीं है, वहां पे तो ऊंट ही जो है ढंग से चल सकते थे, तो ऐसे दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाते थे। चारों तरफ से रेत से घिरे होते थे, जहां से शत्रु सेना का दुर्ग तक पहुंचना कठिन हो जाता था, थक जाते थे सैनिक वहीं रेत के अंदर, या पानी नहीं मिलता था इजीली। तो इस वजह से हमेशा दुर्ग ऐसी जगह पे ही बनते थे कि दुर्ग के अंदर तो सारी सुविधा हो, पर बाहर से अगर कोई आए शत्रु आक्रमण करे तो उसको डिफिकल्टी हो दुर्ग तक पहुंचने में। अगला देखिए 4 नंबर पे वन दुर्ग। दो होते हैं, एक वन दुर्ग एक एरण दुर्ग। एरण दुर्ग और वन दुर्ग, मतलब एरण को भी हम जंगली बोलते हैं, वन को भी हम जंगली बोलते हैं, पर फिर भी ये दो तरह से डिफाइन है, थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। वन दुर्ग ऐसे होते थे जहां पे सघन बीहड़ वन होता था और उसके बीच में दुर्ग बना हुआ है, चारों तरफ मान लीजिए कि गहरी वन राशि है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वन बने हुए हैं, और उसके बीच में कहीं पे दुर्ग बना हुआ है। अब दुर्ग के अंदर सारी सुविधाएं हैं, पर आसपास गहरे वन है, घनी झाड़ियां, ऊंचे ऊंचे पेड़, एक तो दुर्ग को ढंग से ढूंढ पाना इजीली नहीं है, दूर से दिखाई भी नहीं देता, तो इस तरह का दुर्ग जो है वन दुर्ग कहलाते हैं। इसके अंदर सिवाना का दुर्ग, अहि छत्रगढ़, नागौर, ये दुर्ग जो है कैसे वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए, जो अभी डिस्कस किया था वही एरण दुर्ग। एरण दुर्ग क्या होता है? ऐसे दुर्ग जिनके मार्ग, मतलब उस दुर्ग तक पहुंचने के मार्ग खाइयों से घिरे हुए हैं, कांटों से घिरे हुए हैं, पत्थर हैं, और रास्ते कैसे हैं? दुर्गम है। जैसे ये दुर्ग बना हुआ है, इसके चारों तरफ खाइयाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, अब नीचे खाई भी बनी हुई है, ऊपर पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, ठीक है, और रास्ते में पत्थर है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जमीन है, और वहां तक पहुंचना मुश्किल है। अब ऐसे रास्ते पे बताइए, आप अपना पूरा सैन्य बल, आप अपने घोड़े, तोप, बारूद, इतना सारा सामान लेके आप कैसे पहुंचेंगे? क्यों? और जो दुर्ग में रह रहे हैं, जिन्होंने दुर्ग बनाया है, उनको रास्ते सारे पता है, जो सेना हमला करने वाली उनको रास्ते भी नहीं पता है, तो आधा मनोबल तो वहीं टूट जाता था उस दुर्ग तक पहुंचने में। उसके बाद में पूरा सामान वहां तक नहीं पहुंचा पाते थे, ऐसे में इनको युद्ध के लिए तैयारी करने का मौका मिल जाता था और उनकी सुरक्षा बनी रहती थी। तो इस तरह के दुर्ग जो कि गहरे खाइयों से, कांटों से घिरे हुए हैं, पत्थर हैं, रास्ते दुर्गम हैं, उबड़ खाबड़ मार्ग हैं, और घने जंगल भी हैं, तो ऐसे एरण दुर्ग कहलाते थे। अगला देखिए, 6 नंबर पे है पारिक दुर्ग। पारिक मतलब खाई, खाई को बोलते हैं पारिक। तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ खाई है, जैसे ये मान लीजिए एक दुर्ग बना हुआ है और इसके चारों तरफ गहरी खाई है, यहाँ से नॉर्मल रास्ता मान लीजिए कोई आता है और चारों तरफ गहरी खाई है। अब पूरा वही चीज़, हर चीज़ वहीं पे आके रुकती है कि वहां तक सेना इजीली से ना पहुंच पाए शत्रु की। तो खाई, अब खाई के अंदर पूरा सारा कुछ सामान लेके उतरना, फिर वापस चढ़ाई करना, फिर हमला करना, तो चारों तरफ खाई बन रखी है, तो इजीली घोड़े नहीं उतर सकते, आपका कोई बड़ा सामान है, बड़े बड़े हथियार है, तो वो नहीं उतर सकते, और सेना भी है तो एक साथ नहीं उतर सकती, कोई पर्टिकुलर रास्ता होगा जहाँ से धीरे धीरे उतरेगी, तब तक इनको हमला करने का और अपनी सुरक्षा करने का समय मिल जाता था। तो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? ऐसे दुर्ग कहलाते हैं पारिक दुर्ग, जिनके चारों तरफ गहरी खाई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग मतलब बाउंड्री बनी हुई है, चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो जिन दुर्गों के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वे दुर्ग पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इसमें हम चित्तौड़ का किला ले लेते हैं और जैसलमेर का किला ले लेते हैं। इसमें क्या होता था कि किले की मेन बाउंड्री है, उसके पहले, उसके बाहर बाहर मोटा मोटा दीवारों का या मोटी मोटी दीवारों का, पत्थरों का या रेत का ऐसे परकोटा बना दिया जाता था। जैसे कि शत्रु सेना ने हमला किया, उन्होंने तीर कमान चलाए हैं, उन्होंने गोलियां चलाई हैं, तोप से गोले दागे हैं, तो फर्स्ट जो सेफ्टी है इन परकोटों पर ही हो जाती थी। मेन दुर्ग की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर हमला नहीं हो पाता था। और यहाँ से दुर्ग से निकल करके अगर सेना अंदर तक आ भी जाती है तो मेन दुर्ग के अंदर आने से पहले ही सेना जो है हमला कर देती थी शत्रु सेना के ऊपर। तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ बड़ी बाउंड्री हो, मोटी दीवारों का, बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला ले लीजिए सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जिनमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो। सैन्य दुर्ग का मतलब क्या है? मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर मामूली सी बिल्डिंग है, ठीक है, या छोटा सा कोई गांव ही बना हुआ है, छोटा सा कोई राज्य है जिसके अंदर कोई बड़ा किला विला नहीं है, नॉर्मल कोई रहने की जगह बनी हुई है, पर वहाँ के सैन्य बल ज़्यादा है, वहाँ के सैनिक चतुर हैं, युद्ध कौशल में, चतुराई में एक्सपर्ट है, तो ऐसा दुर्ग सैन्य दुर्ग कहलाता है। आपने चारों तरफ अपनी सेना लगा दी, ना आपको खाई की जरूरत है, ना आपको परकोटे की जरूरत है, आपके सैनिक इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने चालाक हैं, इतना ज़्यादा आपका सैन्य बल है कि शत्रु सेना अगर हमला करती है तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो ऐसी जगह सैन्य दुर्ग, कोई भी जगह सैन्य दुर्ग बन सकती है। एक नॉर्मल सा मकान बना हुआ है पर सैनिक बहुत ही अच्छे तरह के, अच्छी क्वालिटी के सैन्य जो बल है आपका उसके चारों तरफ तैनात है, तो वो सैन्य दुर्ग में कन्वर्ट हो जाता था। या जो किले बने हुए भी हैं, जैसे कि बड़ा किला है पर शत्रु सेना आ गई बड़ी मात्रा के अंदर, या आपको टाइम नहीं मिला प्रॉपर अपनी सुरक्षा करने का, पर आपका सैन्य बल स्मार्ट है, अच्छा है, तो उस किले को सैन्य किले के अंदर, सैन्य दुर्ग के अंदर बदल दिया जाता था, तो वो सैन्य दुर्ग कहलाता है।
हर दुर्ग, राजस्थान का लगभग हर दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि सब के सब जो राजपूत योद्धा थे युद्ध में कुशल थे, और जैसे ही हमला होता था वो मातृभूमि की रक्षा के लिए तैनात हो जाते थे। तो और सबसे बेस्ट जो है वो सैन्य दुर्ग को ही माना गया है। आप कितना भी किले के ऊपर खाई के अंदर आप जो है दुर्ग बना दीजिए, पर अगर आपकी सैन्य कौशल नहीं है, आपकी सेना कुशल नहीं है, चतुर नहीं है, तो ज़्यादा देर वो शत्रु सेना का सामना नहीं कर सकता वो दुर्ग, ऐसा कोई भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहाय दुर्ग, ये भी एक श्रेणी है। इसके अंदर क्या होता है, वह दुर्ग जहां पर सूरवीर सदा अनुकूल रहते हैं और बांधव लोग निवास करते हैं। मतलब उस दुर्ग के अंदर कोई भेदी ना हो, ऐसी सेना हो, ऐसे आपके बांधव हो जो विपरीत समय आने पर आपकी सुरक्षा के लिए, आपके साथ के लिए वहां पे खड़े रह सके, आपका साथ दे सके, सुरक्षा कर सके, तो वो हमेशा सहाय दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इससे सवाल ना के बराबर बनने की उम्मीद है। जो ऊपर हमने 4-5 डिस्कस किए थे, पारित दुर्ग हो गया, एरन दुर्ग हो गया, ठीक है, औदुक दुर्ग हो गया, उनसे सवाल बन जाते हैं। एक तो किस तरह का दुर्ग कौन सा है, अगर कोई टिपिकल नाम है, मतलब नहीं निकल रहा है नाम से एग्जैक्टली, जैसे कि औदुक दुर्ग हो गया, एकदम से नहीं समझ में आएगा कि जल दुर्ग है, ऐसे पे सवाल बन जाए, या पूछ ले पर्टिकुलर दुर्ग किस तरह का दुर्ग है, तो ऐसे पे सवाल बन जाता है। अब कुछ और फैक्ट हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ दुर्ग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 2 या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जाता है। ये सवाल पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा दुर्ग है जो कि औदुक श्रेणी में भी आता है, पारिक श्रेणी में भी आता है, या पारिक श्रेणी में भी आता है और गिरी श्रेणी में भी आता है। तो कुछ कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जो 2 या अधिक दुर्गों की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कि चित्तौड़ का दुर्ग ले लीजिए, बेस्ट एग्जांपल है। ये गिरी दुर्ग भी है, ये पारिक दुर्ग भी है, ठीक है, खाई में बना हुआ है, और पारिद दुर्ग भी है, परकोटा बना हुआ है, घने जंगल थे इसके चारों तरफ, रास्ता डिफिकल्ट तक था पहुंचने का, कांटे हैं, झाड़ियां हैं, पत्थर हैं। तो ये एरण दुर्ग भी है, ऊंचे पर्वत पे बना हुआ, तो गिरी दुर्ग भी है। तो ये इन मिक्स श्रेणी में आता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, और साथ ही इसको बेस्ट सैन्य श्रेणी में भी लिया जाता है। मेवाड़ की शोरता फेमस है। चलिए, दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना गया है। अगर पूछा जाए कि दुर्गों के सभी प्रकारों में श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, तो सैन्य दुर्ग, पर हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जितने भी दुर्गों के प्रकार क्या हैं। अब इसके अंदर डिटेल्स में अगर जाते हैं तो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण किले हैं, हमको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा टॉपिक है। एक दिन में या 2 क्लास में या 1 क्लास में एक एक दुर्ग होता है, या बड़ी क्लास बनानी पड़ती है। पर ये हो गया इसका इन्फॉर्मेशन कि दुर्ग कितने प्रकार के हैं, कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है, और दुर्ग की परिभाषा क्या है, और उससे संबंधित जो भी दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि कौटिल्य से संबंधित है, शुक्र नीति से संबंधित है, ये सारा कुछ। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है दुर्गों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पर्टिकुलर एक एक दुर्ग को लेकर चलना पड़ता है क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।